दोस्तों नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं राजनीति विज्ञान की इस कक्षा को। अभी हम लोग राज्य के बारे में समझ रहे थे। हमने पहली कक्षा में राज्य के बारे में पढ़ा समझा, राज्य क्या होते हैं। आज उसी से आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत। ठीक है। राज्य कुछ निश्चित कार्यों को संपन्न करने के लिए अस्तित्व में आया है। राज्य के कार्यों का उद्देश्य समाज में व्यवस्था, सुरक्षा, न्याय, समानता तथा लोक कल्याण को स्थापित करना है। ठीक है। तो राज्य क्या करने के लिए अस्तित्व में आया है? राज्य के कार्यों का उद्देश्य समाज में व्यवस्था, सुरक्षा, न्याय, समानता तथा लोक कल्याण स्थापित करने के लिए आया है। ठीक है। तो कार्य क्या क्या है? राज्य के कार्य क्या है? पहला क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। कौन कौन सी सुरक्षा? आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। अच्छा, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा क्या होती है, समझेंगे थोड़ा सा इसको। सुरक्षा, ठीक। फिर एक होती है आंतरिक सुरक्षा और एक होती है आपकी बाह्य सुरक्षा। ठीक। आंतरिक सुरक्षा मतलब वे समस्याएं जो देश के अंदर मौजूद हैं, उन समस्याओं से सुरक्षा। जैसे कौन कौन सी हैं समझेंगे। जैसे एक है नक्सलवाद, एक है दंगा, आपने सुना होगा। फिर क्या है? आतंकवाद। ठीक। और क्या है? सांप्रदायिक हिंसा। और क्या है बोलिए? और क्या है? जातीय संघर्ष। और क्या है? संगठित अपराध। और क्या है? साइबर अपराध। ठीक। जिन वे समस्याएं, वे सुरक्षा के खतरे जो देश के अंदर ही पैदा हो रहे हैं, वे क्या कहलाएंगे? आंतरिक सुरक्षा। ठीक है। इसमें याद रखिएगा, नक्सलवाद, दंगा, आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय संघर्ष, संगठित अपराध और साइबर अपराध। फिर दूसरे तरीके की सुरक्षा वे आती है जो समस्याएं बाहर से उत्पन्न होती हैं। बाहर मतलब देश के बाहर से उत्पन्न होती हैं। इनमें से कौन कौन है? इनमें से है आक्रमण, आक्रमण या बाह्य आक्रमण, विदेशी आक्रमण। फिर क्या है? युद्ध। फिर क्या है? विदेशी हस्तक्षेप। फिर क्या है? फिर क्या बोलो? सीमा विवाद। फिर क्या है? सीमा पार आतंकवाद। ठीक। और क्या क्या है? जासूसी। और क्या है? साइबर अपराध। ठीक। तो ये आंतरिक सुरक्षा हो गया और ये बाह्य सुरक्षा हो गया। बाह्य सुरक्षा में क्या क्या है याद रखिएगा। क्या क्या है? आक्रमण, युद्ध, विदेशी हस्तक्षेप, सीमा पार आतंकवाद। ठीक है। और क्या है? जासूसी और साइबर अपराध। ये सीमा विवाद है, सीमा पार आतंकवाद। ठीक है। याद रहेगा। तो सरकार का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। फिर क्या है? दूसरा कार्य क्या है? न्याय स्थापित करना। क्या करना? न्याय स्थापित करना। कैसा न्याय? सामाजिक न्याय। ठीक है। समाज में सबको समानता का हक मिले। ठीक है। सभी के सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है। दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। सभी को बराबर मात्रा में व्यापार, ठीक है, करने की सुरक्षा हो। अगला क्या है?
राजनैतिक न्याय, सभी व्यक्ति राजनीति में बराबर रूप से हिस्सेदारी ले सकें। ठीक है, तो न्याय स्थापित करना, कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। उन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक, फिर अगला क्या है? आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास कैसे होगा? गरीबी दूर करके, रोजगार के अवसर बढ़ा के, उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन देके। ठीक है, फिर अगला क्या है? सामाजिक कल्याण करना। और समाज का कल्याण कैसे होगा भाई? समाज का कल्याण तब होगा जब शिक्षा अच्छी होगी, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब सबके पास आवास होगा, जब सबके पास पेयजल की उचित व्यवस्था होगी। इन जब चीजों की पूर्ति होगी तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। अब जब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तो सामाजिक कल्याण होगा। फिर अगला क्या है? राज्य का कार्य, व्यवस्था एवं शांति बनाए रखना। कानून व्यवस्था अच्छी हो, अपराध पर नियंत्रण हो, दंगे फसाद न हो, सामाजिक समरसता बनी रहे। ठीक, अगला कार्य क्या है राज्य का? अंतरराष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करना। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का निर्माण कैसे हो? अपने पक्ष में हो, भारत के पक्ष में हो। अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, शांति और सहयोग को बढ़ावा देना भी राज्य का कार्य है। ठीक है, अब समझते हैं लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। यह परिकल्पना क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना आपके एग्जाम में, खासकर वे बच्चे जो बीए फर्स्ट सेम में हैं, आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में लोक कल्याणकारी राज्य आना ही है। ठीक है, तो क्या है लोक कल्याणकारी राज्य? लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। क्या है लोक कल्याणकारी राज्य? जो नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य क्या क्या हैं। क्या उद्देश्य है भाई? पहला उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, आर्थिक समानता स्थापित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। क्या है बोलो भाई? ये क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं क्या हैं? आइए विशेषताएं समझते हैं। यहाँ छोटा लिखा है क्या? यहाँ अलग से लिख देते हैं हम विशेषताएं। यहाँ अलग से लिखेंगे हम विशेषताएं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्या है? सामाजिक न्याय। ठीक, लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय को सर्वोपरि मानता है। दूसरा क्या है बोलो? आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा क्या है? शिक्षा का प्रसार करता है। चौथा क्या है? जीवन स्तर में सुधार करता है। ठीक, पांचवा क्या है? सार्वजनिक सेवाओं की क्या करता है? सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करता है। ठीक है, अब इस सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत क्या आएगा? ध्यान रखना क्या क्या आएगा? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य,
ठीक है, पर्यावरण, बिजली, सड़क, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी और आगे है। ठीक है, छठवां पॉइंट देखेंगे कि और क्या 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 कार्य करता है राज्य। असमानता में कमी लाने का प्रयास करता है। असमानता में कमी। अब ये असमानता का मतलब क्या है? सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता। सामाजिक असमानता मतलब क्या हुआ? छुआछूत को कम करेगा, सामाजिक समरसता बढ़ाएगा। आर्थिक असमानता मतलब क्या होगा? ये जो इनकम डिस्पैरिटी है, आय असमानता है, उसको लोक कल्याणकारी राज्य धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेगा। मतलब कि आय असमानता क्या होती है कि अमीर और अधिक अमीर होता जाए और गरीब होता जाए। तो गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये अमीर हुआ और ये गरीब, इनके बीच की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं? आय असमानता। तो लोक कल्याणकारी राज्य लगातार इसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक, सातवां क्या है? योजनाबद्ध विकास। योजनाबद्ध विकास। अगला क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा। और अगला क्या है? नागरिकों की रक्षा। लोक कल्याणकारी राज्य इन सभी कार्यों को करता है। ध्यान रखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं क्या है? कि सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा, आर्थिक सुरक्षा करेगा। ये सारी विशेषताएं लोक कल्याणकारी राज्य की हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे हमने कह दिया कि लोक कल्याणकारी राज्य ये कार्य करेगा या इसकी विशेषताएं ये हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो भारत लोक कल्याणकारी राज्य कैसे है, भारत क्या कर रहा है? ठीक है, जैसे हम समझेंगे कि भारत में ने एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम ले आया। किसके लिए? शिक्षा के प्रसार के लिए। किसके लिए लेके आया? शिक्षा के प्रसार के लिए। ठीक है, ये योजना है क्या, थोड़ा सा समझेंगे। आप भारतीय संविधान जब पढ़ेंगे अगले सेम में या अगले ईयर में, तो वहां पे देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, ठीक है, ये जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये नागरिकों का मूल अधिकार होगा। ठीक, और ये लागू कब हुआ? इसको याद रखेंगे 1 अप्रैल 2010। ठीक, फिर हमने क्या, अगला पॉइंट, अगला काम क्या कर रही है सरकार? मनरेगा योजना। मनरेगा योजना मतलब क्या हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। याद रखिएगा, महात्मा, लिख दूं, गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इस योजना के बारे में कुछ बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है। खासकर बच्चे जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इसका ये खबरों में था, इसका नाम चेंज हुआ है। इसका नाम बदलकर सरकार ने अभी कुछ और कर दिया है। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, किसके बारे में हम लोग समझेंगे? मनरेगा के बारे में। ठीक है, तो मनरेगा आया कब? मनरेगा आया 2005 में, एक अधिनियम आया
उस अधिनियम का नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। क्या नाम था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस अधिनियम के तहत 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, कब? 2 फरवरी 2006 को यह आया, और तब इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना। ठीक है, क्या नाम था इसका? नरेगा। ठीक, और इस नरेगा का नाम आगे चलकर समय जब आगे बढ़ा 2 अक्टूबर 2009 महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर इसका नाम बदलकर इसका नाम रखा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कब हुआ ये? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। ठीक है, 100 दिन का रोजगार, वो भी अकुशल श्रमिकों के लिए। ठीक, अब हाल ही में चर्चा में क्यों आया? इसलिए आया कि सरकार ने इसका नाम बदलकर VBG राम जी योजना कर दिया। क्या कर दिया? VBG राम जी योजना। और ये कब किया गया? 1 जुलाई 2026 को। 1 जुलाई 2026 को। ठीक, याद रहेगी डेट। और इस VBG राम जी योजना का फुल फॉर्म क्या है? ये भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, क्या नाम रहेगा? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसके अंदर खास बात क्या है? इसके अंदर मेन जो बदलाव है, ये 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इस मनरेगा योजना के बारे में ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा। ठीक है, तो आपके TGT PGT एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? जन स्वास्थ्य मिशन। सरकार स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या कर रही है? सरकार एक अभी लेके आई है योजना, जिसका नाम क्या है? आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना। ठीक है, क्या है आयुष्मान योजना? किसी को मालूम है क्या? यह लॉन्च कब हुई? यह लॉन्च हुई 23 सितंबर 2018 को। ये मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई आयुष्मान योजना। इस योजना का मूल नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत बनता है क्या? इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनता है, और इस आयुष्मान कार्ड के तहत प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक सदस्य का, जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष, याद रखिएगा,
5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक का खर्चा सरकार उठाती है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार तक का खर्चा सरकार उठाती है। सरकार की यह भी एक बड़ी योजना है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए लगी हुई है। ठीक है, फिर क्या है? गरीबों के लिए सब्सिडी योजनाएं। कौन सी योजनाएं? सब्सिडी। ठीक है, किस पे सब्सिडी? आपके सिलेंडर पे सब्सिडी। कौन सा सिलेंडर? खाना बनाने वाला। फिर कृषि उपकरणों पे, फिर खाद पे, बीज पे। ठीक है, सब्सिडी सरकार लगातार दे रही है। फिर अगला क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। ठीक, अब लोक कल्याणकारी राज्य का महत्व क्या है? पहला महत्व क्या है कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है, आर्थिक विकास को गति मिलती है, सामाजिक शांति और स्थिरता बनी रहती है और लोगों में राज्य के प्रति विश्वास बढ़ता है। और विश्वास बढ़ेगा तो क्या होगा? सरकार में स्थिरता आएगी। और सब सरकार में स्थिरता आएगी तो निवेश बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? निवेश बढ़ेगा। और निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? रोजगार के मौके बढ़ेंगे। और रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो क्या होगा? लोगों के पास लोगों की आय बढ़ेगी। और लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो फिर इस मार्ग में चुनौतियां क्या हैं? लोक कल्याणकारी राज्य के मार्ग में चुनौतियां क्या है? क्या है? अत्यधिक व्यय से आर्थिक बोझ बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा भाई? जब सरकार मनरेगा योजना के अंतर्गत गरीबों में अत्यधिक पैसे बांटेगी, जब लोगों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से उनके स्वास्थ्य के खर्चे उठाएगी, जब कृषि के उपकरणों में सब्सिडी देगी, जब खाद बीज में सब्सिडी देगी, ठीक है, जब कल्याणकारी योजनाओं में सरकार सब्सिडी देगी, और जब सरकार लाडली बहना योजना या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में महतारी बंधन योजना में सरकार पैसे बांटेगी तो सरकारी व्यय अत्यधिक खर्च होगा, जिससे सरकार पे अत्यधिक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की समस्या, संसाधनों का असमान वितरण, नागरिकों के निर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। नागरिकों में निर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अरे जब सारा कार्य राज्य ही कर रहा है, जब आपको लाडली बहना से पैसा मिल रहा है, फलानी योजना से पैसा मिल रहा है, कोटे से चावल मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, खाने पीने को मिल रहा है, जब सब कुछ मिल जाएगा तो व्यक्ति कार्य करना बंद कर देगा। व्यक्ति राज्य के ऊपर निर्भर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो आइए समझते हैं फिर क्या है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम, निष्ठा, समर्पण महसूस करता है और उसके विकास, एकता, स्वतंत्रता तथा गौरव के लिए कार्य करता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, विचारधारा या राजनीतिक सिद्धांत है जो किसी देश के नागरिकों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषागत, सामाजिक एकता या अन्य कारणों से एक ऐसी पहचान को जन्म देती है जिसमें ऐसा लगता है कि हम सभी एक हैं। ठीक है, कोई बोले कि भाई हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। कुछ ऐसी भावना का निर्माण करता है राष्ट्रवाद जिसमें यह प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि हम सभी एक हैं। इसके मूल तत्व क्या क्या हैं राष्ट्रवाद के? पहला तो क्या है? राष्ट्र के प्रति निष्ठा।
एकता और अखंडता की भावना, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना, साझी पहचान, राष्ट्रहित सर्वोपरि। ठीक, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, निष्ठा और अटूट विश्वास रखना, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की भावना, राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा और उसके गौरव तथा स्वाभिमान को बढ़ाने की भावना, साझी संस्कृति, भाषा, इतिहास और मूल्यों के आधार पर एक पहचान, व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानना। राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हैं, ध्यान रखना, व्यक्तिगत हित को नहीं, राष्ट्र हित को। और राष्ट्र का हित किसमें होगा? किसमें होगा? जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा? जब राष्ट्र के सभी लोग राष्ट्र की उन गतिविधियों में हिस्सा लेंगे जो उत्पादन, जो वे गतिविधियां जो उत्पादन की श्रेणी को ठीक है। राष्ट्रवाद के लाभ क्या हैं? राष्ट्रवाद के लाभ और हानियों को हम सीमाओं को समझेंगे। राष्ट्रवाद के लाभ क्या हैं? राष्ट्र में एकता, भाईचारा, सद्भाव की भावना बढ़ती है, स्वतंत्रता, सुरक्षा और विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है, नागरिकों में कर्तव्य बोध, अनुशासन और त्याग की भावना आती है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होती है, राष्ट्र के समग्र विकास और प्रगति में सहायक होता है। तो भाई सीमाएं क्या हैं? अतिराष्ट्रवाद, जिसको अंधराष्ट्रवाद या संकीर्ण राष्ट्रवाद भी कहते हैं, क्या जन्म देता है? संकीर्णता को, कट्टरता को, हिंसा को जन्म दे सकता है। ठीक है, इसको हम लोग फांसीवाद भी बोलते हैं, ध्यान रखना। फांसीवाद शब्द कहां से आया याद है? जर्मनी का हिटलर याद है? इटली का मुसेलिनी याद है? देख लेना, कभी सर्च कर लेना, जो उग्र राष्ट्रवादियों, कभी पढ़ना इनको, क्या हाल हुआ था। अगला क्या है? यह अन्य राष्ट्रों के प्रति द्वेष, संघर्ष की भावना पैदा कर सकता है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो सकता है। अंधराष्ट्रवाद लोकतंत्र, तर्कशीलता के विरुद्ध जा सकता है, इसे राजनीतिक स्वार्थों के लिए भड़काया और दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, तो राष्ट्रवाद के उदाहरण भारत में कहां कहां मिलते हैं? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, जब राष्ट्र की आजादी के लिए सभी लोग एक साथ खड़े होकर अंग्रेजों के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। 1857 के का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वंदे मातरम और जनगण मन जैसे राष्ट्रीय गीत, भारतीय सेना, आपदा राहत और खेलों में राष्ट्र के लिए समर्पण, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और राष्ट्र निर्माण जैसे अभियान। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। संप्रभुता। आइए हम समझते हैं संप्रभुता क्या है। ठीक है, तो संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है, जो क्या लिखा है? संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके अनुसार राज्य को सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि संप्रभुता किसी राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो किसी राज्य को उसके आंतरिक एवं बाह्य मामले में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। समझेंगे थोड़ा सा उदाहरण से। जैसे मान लो ये हमारा क्या है? प्यारा भारत। ठीक है, प्यारा भारत है ये हमारा। ठीक है, दूसरे कर लेंगे भाई, अपने को क्यों छोड़ेंगे? ये लो। ठीक, तो मान लो हमारा प्यारा भारत है, तो मैं कह रहा हूं कि भारत हमारा संप्रभु राष्ट्र है। कब बना? 15 अगस्त 1947 को बना। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ
कि भारत अपने अंदर के जितने डिसीजन लेने होंगे, ठीक है, या भारत का संबंध विदेशों से कैसे होगा, ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य, भारत कि वह सर्वोच्च शक्ति जो भारत के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रभुता। संप्रभुता के दो आयाम हैं, ये क्या हैं, आयाम, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक क्या है, राज्य के भीतर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति। इसका तात्पर्य है कि राज्य के भीतर किसी अन्य संस्था या शक्ति को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक, मतलब कि राज्य के भीतर एक ऐसी शक्ति होगी जो सर्वोच्च होगी, अंतिम डिसीजन वही लेगी। कैसे, कानून बनाने की शक्ति। अब भारत में कानून बनाने की सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है भाई, संसद के पास। किसके पास है, संसद के पास। कानून लागू करने की शक्ति कौन करता है, कानून लागू, कार्यपालिका। और कार्यपालिका का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, ठीक। बल प्रयोग करने की शक्ति, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। अब अगर आप देखेंगे तो ये चारों शक्तियां आंतरिक संप्रभुता को दर्शा रही हैं, मतलब ये चारों चीजें किसी राष्ट्र के अंदर हो रही हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक संप्रभुता। अब आते हैं हम कहां, बाह्य संप्रभुता में। बाह्य संप्रभुता क्या है भाई, बाह्य संप्रभुता क्या है, तो राज्य की स्वतंत्रता की वह अन्य राज्यों से स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर सके। इसका तात्पर्य है कि कोई अन्य राज्य उस पर बाहरी रूप से नियंत्रण नहीं रखता और न ही वह किसी के अधीन होता है। मतलब क्या हुआ कि भारत का संबंध न्यूजीलैंड से कैसा होगा यह कोई और डिसाइड नहीं करेगा, हम स्वयं डिसाइड करेंगे। हम मतलब भारत। भारत का संबंध रूस से कैसा होगा, भारत रशिया से ऑयल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, भारत यूक्रेन से संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा, भारत ब्राजील से संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा, ये हमें अमेरिका या ब्रिटेन नहीं बताएंगे। हम संप्रभु राष्ट्र हैं, इन बातों का डिसीजन हम स्वयं लेंगे कि हमारा प्यारा भारत किससे संबंध रखेगा और कैसा संबंध रखेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, स्वतंत्र विदेश नीति। स्वतंत्र विदेश नीति, राज्य अपनी विदेश नीति स्वयं बनाता है और इसे लागू करता है। हम संप्रभु राष्ट्र हैं भाई, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी, किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में नहीं होगी कि अमेरिका बोले कि तुम भाई पाकिस्तान से संबंध मत रखो, तुम नेपाल से मत रखो, चीन बोले कि तुम ये मत करो वो मत करो, क्यों नहीं करेंगे भाई, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अन्य राज्यों के साथ संधियां कर सकता है और संबंध भी स्थापित कर सकता है, ठीक है। किसी अन्य राज्य का नियंत्रण नहीं, कोई भी अन्य राज्य या राज्य की विदेश नीतियां या निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर सकता। मतलब कोई अन्य राज्य अपने यहाँ बोल दे कि हम डिसीजन ले रहे हैं कि भारत का संबंध नेपाल से ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, तो हम तो बोलेंगे भाई हम संप्रभु राष्ट्र हैं भाई, हम जैसा चाहें वैसा नेपाल से संबंध रख सकते हैं, न्यूजीलैंड से संबंध रख सकते हैं, ठीक है। युद्ध और शांति का निर्णय, राज्य स्वयं तय करता है कि किसी से युद्ध करना है या शांति स्थापित करनी है। कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संप्रभुता का तात्पर्य किसी राज्य की उस सर्वोच्च शक्ति से है जो किसी राज्य के पास है कि वह अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वयं डिसीजन ले सके, ठीक है। चलो अगर हम संप्रभुता के प्रकारों पे चर्चा करें
तो हम देखेंगे कि संप्रभुता मुख्यतः 3 या 4 रूपों में पाई जाती है। इसमें से 2-3 रूप, एक तो पहला क्या है, कानूनी संप्रभुता, दूसरा है राजनीतिक संप्रभुता, और तीसरी संप्रभुता को हम लोग बोलते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है। कौन कौन सी? कानूनी, राजनीतिक और लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ठीक है, तो कानूनी संप्रभुता क्या है? कानूनी संप्रभुता से आशय कि वह संस्था, ठीक है, वह इंस्टीट्यूशन जो उस राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था हो, ठीक है। किसी राज्य में कानून बनाने और अंतिम कानूनी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च सत्ता को कानूनी संप्रभुता कहते हैं। जैसे इंडिया में कौन है बोलो? संसद, ठीक। इंडिया में कौन है? संसद। और संसद किनसे मिलके बनती है? कोई बताएगा? बोलो। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक। फिर आते हैं राजनीतिक संप्रभुता में। राजनीतिक संप्रभुता से क्या आशय है भाई? राजनीतिक संप्रभुता से आशय उस शक्ति से है जो व्यवहार में सरकार और कानूनी सत्ता को प्रभावित करती है। जैसे समझो, लोकतंत्र में जनता चुनाव के माध्यम से सरकार को बनाती और बदलती है, इसलिए जनता की राजनीतिक शक्ति सरकार के निर्णयों को प्रभावित करती है। तो यहाँ कौन हुआ भाई? यहाँ कौन हुआ? जनता हुई। कौन हुआ यहाँ पे? जनता हुई। राजनीतिक रूप से संप्रभु कौन हुआ? जनता हुई। फिर तीसरा आते हैं लोकप्रिय संप्रभुता पे। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब हुआ कि वह संप्रभुता जो राज्य की अंतिम और सर्वोच्च सत्ता का निर्धारण करती हो। तो किसी राज्य की अंतिम और सर्वोच्च सत्ता का निर्धारण कौन करता है? बताओ भाई, कौन करता है? जनता, ठीक है। अरे हम संविधान में भी तो पढ़ते हैं, प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष पढ़ते हैं ना। तो लोकप्रिय संप्रभुता से आशय क्या हुआ कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। चल, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी क्लास थी, ठीक है, दूसरी क्लास थी, ये सेकेंड क्लास थी। और इसमें हमने समझा राष्ट्रवाद क्या है, संप्रभुता क्या है, राज्य के कार्य क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, और कल्याणकारी राज्य क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में समझा। बने रहिए, अगले वीडियो में हम कुछ और नई बातों को सीखेंगे, समझेंगे। और आप बने रहिए स्टडी पॉलिटिक्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।